हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं FRBM एक्ट। क्या है यह FRBM एक्ट? तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसके बारे में यह कब पारित हुआ? 2003 में। लागू कब से हुआ है? लागू हुआ है 2004 जुलाई 2004 से लागू हुआ है। किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? द ग्राम रुडमैन हॉलिंग्स एक्ट। तो ग्राम रुडमैन हॉलिंग्स एक्ट 1985 पर आधारित है। ये क्या है? ग्राम रुडमैन हॉलिंग्स एक्ट क्या है? यह अमेरिका का एक कानून है, यूएसए का कानून है, उसी पर आधारित किया है। FRBM इसी पर आधारित है। देखते हैं इसका टारगेट्स क्या है। तो इसका टारगेट्स है 2008-9 के अंत तक। इसका टारगेट क्या था? 2008-2009 के अंत तक राजस्व घाटा समाप्त करना। इसका लक्ष्य था पहला। दूसरा लक्ष्य क्या था? 2008-9 के अंत तक 2008-9 के अंत तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लाना। 3% तक लाना, यह इसका दूसरा लक्ष्य था। ये लक्ष्य था किसका? FRBM का लक्ष्य। अब नोट में लिखेंगे क्या कि उपयुक्त लक्ष्य अमेरिकन मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभाव के कारण प्राप्त नहीं हो पाए। यानी FRBM के द्वारा अपनाए गए लक्ष्य क्या हुए? अमेरिका में मंदी का प्राप्त नहीं हो पाए। तो ये था हमारा FRBM एक्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फाइनेंस
कमीशन यानी वित्त आयोग। अब वित्त आयोग हमें पॉलिटी में पढ़ना है और यह इकोनॉमिक्स भी हम देखेंगे और पॉलिटी में देखेंगे तो इसका विस्तृत रूप देखेंगे। तो पहले देखेंगे इसका कार्य क्या है। जो वित्त आयोग है इसका कार्य क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजकोषीय क्षमता में पाए जाने वाले लंबवत और क्षैतिज असंतुलनों को दूर करने के बारे में सुझाव देना ये क्या है, फाइनेंस कमीशन का कार्य है। तो अब तो इसमें आता है क्या, लंबवत और क्षैतिज असंतुलन। तो अब हम देखते हैं लंबवत असंतुलन का अर्थ। लंबवत असंतुलन का अर्थ क्या है, तो क्या है अर्थ, तो केंद्र की राजकोषीय शक्ति राज्य की तुलना में अधिक है। इसका मतलब क्या है कि केंद्र की राजकोषीय शक्ति राज्य की तुलना में अधिक है। इसका मतलब केंद्र के पास अधिक पैसा है, राज्य के पास कम पैसा है। इसका कारण क्या है, यानी सेंटर ग्रेटर देन स्टेट। इसका कारण क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान। इसका कारण है संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान में ही केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यही लंबवत असंतुलन का कारण यही है। अगला है क्षैतिज असंतुलन। क्या है क्षैतिज असंतुलन का अर्थ। क्षैतिज असंतुलन क्या अर्थ है, तो राज्यों के मध्य पारस्परिक अंतर राष्ट्रीय क्षमता के संतुलन। जो लंबवत था वो क्या था, केंद्र सरकार का जैसे था, इसमें है राज्यों के मध्य पारस्परिक अंतर किसके संदर्भ में, राजकोषीय क्षमता के संदर्भ में, यानी राजकोषीय क्षमता के संदर्भ में क्या, पारस्परिक राज्यों के बीच में अंतर है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है आर्थिक विकास के स्तर में अंतर। इसका कारण क्या है, आर्थिक
विकास के स्तर में अंतर, मतलब क्या है, यानी कोई राज्य का है जो अधिक डेवलपमेंट हो गया है और कोई कोई राज्य है जो बहुत पीछे है, जैसे मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, कलकत्ता, ये सब जो स्टेट हैं, ये सब का विकास अधिक हो गया है, क्योंकि ये सब पोर्ट वाले समुद्री तट से घिरे हुए राज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेते हैं। लेकिन जो लैंडलॉक राज्य हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ है, इस कारण क्या है, ये पिछड़े हुए है। क्या है, तो अब इसका कैसे मतलब क्या पड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो ग्राफ है, हम इस ग्राफ को देखेंगे तो मानिए ये जो है ये टैक्स रेवेन्यू, क्या है, टैक्स रेवेन्यू, ये क्या है, ये जीडीपी या जीएसडीपी है। तो यानी क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, ये टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जीडीपी या जीएसडीपी भी इंक्रीज करेगा। यानी आर्थिक विकास जिसका अधिक होगा क्या करेगा, वो अधिक विकसित होगा, और जिसका कम होगा वो कम विकसित होगा। तो ये था हमारा क्षैतिज असंतुलन। कैसा, क्षैतिज असंतुलन। अब उसका जो राजकोषीय था, जो लंबवत असंतुलन था, उसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। एक और ग्राफ देखते हैं, लंबवत असंतुलन कैसे बनता है। एक मानिए सेंटर है, सेंटर है, ठीक है, स्टेट्स है, सॉरी ये स्टेट है, ये जो एक्स एक्सिस स्टेट है, वाई एक्सिस सेंटर को दिखा रहा है। तो सेंटर और स्टेट में, सेंटर और स्टेट में जो वर्टिकल इम्बैलेंस है, ये किसके कारण है, वर्टिकल इम्बैलेंस, वर्टिकल इम्बैलेंस का कारण क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से कारण है। लेकिन ये क्या है, ये स्टेट ए है, स्टेट बी है, स्टेट सी है, स्टेट डी है, स्टेट ई है, इनमें जो है इम्बैलेंस है, कि इस इम्बैलेंस का क्या कारण है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। क्या है, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका कारण क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है, स्टेट्स में हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। क्या करेंगे, बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगला है, अगला हमारी 3 नंबर पॉइंट क्या है, 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग और लंबवत असंतुलन, और लंबवत असंतुलन, क्या है, लंबवत असंतुलन। तो इसके चेयरमैन कौन है,
15-20 आयोग का चेयरमैन कौन है? मिस्टर एन के सिंह। मिस्टर एन के सिंह क्या है? 15-20 आयोग के चेयरमैन है। और पीरियड कब है? कार्यकाल कब से कब है? 2021 से 2026 तक का कार्यकाल है। तो इनके द्वारा कुछ सुझाव देखें। क्या सुझाव दिया गया? तो कहा गया वित्त आयोग द्वारा, देखिए वित्त आयोग द्वारा केंद्र को यह सुझाव दिया गया कि सभी केंद्रीय करों का कम से कम 41% 41% भाग राज्य को उपलब्ध कराए। यानी 15-20 आयोग ने क्या कहा? जो भी टैक्स है उसमें 41% हिस्सा जो किसको दिया जाए? राज्य में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। प्लस इसके साथ 10,33,062 करोड़ के वैधानिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाए। करोड़ के वैधानिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाए। वैधानिक अनुदान मतलब वैधानिक अनुदान अनुच्छेद आर्टिकल 275 में शामिल किया गया है। आशा करता हूँ बातें समझ में आ रही होगी। अगला है 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग और क्षैतिज असंतुलन कैसा? क्षैतिज असंतुलन। तो इसको दूर करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? देखिए तो यहाँ लिखे डायमेंशंस, यानी आयाम, वेट, वजन, यानी कुछ डायमेंशन खींचे गए और उसके आधार पर क्या किया जाएगा? उन्हें वित्त का बंटवारा किया जाएगा। तो पहला डायमेंशन क्या था? पॉपुलेशन, जनसंख्या। कब का? 2011 जनसंख्या। और उसके आधार पर इसका वेटेज कितना रहेगा? 15% इसका वेटेज रहेगा जनसंख्या का। दूसरा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रहेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी जननांकीय निष्पादन। इसका क्या रहेगा? इसका वेटेज रहेगा, जननांकीय निष्पादन का वेटेज रहेगा 12.5%, 12.5%।
तीसरा इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस यानी आय दूरी, क्या आय दूरी, इसका रहेगा 45%। क्या रहेगा 45%, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, इनकम का है। जिसका जो ज़्यादा इनकम करेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगला है एरिया, एरिया यानी जिस स्टेट के क्षेत्रफल अधिक रहेगा उस हिसाब से इसका वेटेज कितना रहेगा 15%। क्या रहेगा 15% एरिया का वेटेज रहेगा। अगला है फिजिकल एंड टैक्स इफोर्ट, फिजिकल एंड टैक्स इफोर्ट, राजकोषीय और कर प्रयास। राजकोषीय और कर प्रयास, इसका कितना रहेगा 22.5%, यानी कितना अच्छा टैक्स कलेक्शन कर रहा है, इसका रहेगा 2.5%। अगला है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, वन एवं पारिस्थितिकी, वन एवं पारिस्थितिकी, इसका मतलब यानी वहाँ जंगल का कितना ख्याल रखा जा रहा है, वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम कितना बैलेंस है, इस पर कितना उसका वेटेज 10% दिया जाएगा। यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा टोटल 100%, यानी पॉपुलेशन पर 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पर 12.5%, इनकम पर 45%, एरिया पर 15%, फिजिकल एंड टैक्स एफर्ट पर 2.5% और फॉरेस्ट इकोलॉजी पर 10% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है जीएसटी। क्या है जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए समझते हैं वस्तु एवं सेवा कर क्या है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जुलाई 2017 में जुलाई 2017 में एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार, एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में लागू किया गया, यह सहकारी संघवाद की भावना को प्रदर्शित करता है,
क्या करता है, शाकाहारी सामग्री को खाना कोशिश करता है। आगे है इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो दोहरा स्ट्रक्चर है। क्या है इसका संरचना दोहरी है, डुअल स्ट्रक्चर का है। तो पहला क्या है, CGST, CGS यानी सेंट्रल GST, सेंट्रल GST केंद्र द्वारा आरोपित, केंद्र द्वारा आरोपित होता है। दूसरा है SGST या UTGST, SGST या UTGST, इसका मतलब क्या है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी GST, यूनियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी GST, यह राज्य या यूटी द्वारा आरोपित किया जाता है, यह राज्य या यूटी द्वारा आरोपित किया जाता है, कौन, SGST या UTGST। इसकी प्रकृति क्या है, ये जो है, जो GST है इसकी प्रकृति क्या है, तो मूल्य संवर्धन कर, क्या, मूल्य संवर्धन कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो उत्पादकों व्यापारियों सेवा प्रदाताओं आदि को ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध करने का गुण रखता है, उपलब्ध कराने का गुण रखता है। क्या रखता है, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध करने का गुण रखता है। तो अब तो ITC समझना होगा क्या है, तो ITC में उत्पादकों व्यापारियों आदि को आगतों यानी इनपुट पर दिए गए कर, आगतों पर दिए गए कर या तो वापस लौटा दिए जाते हैं, वापस लौटा दिए जाते हैं, या उन्हें ऑफसेट या समायोजित यानी समायोजित की छूट दे दी जाती है। समायोजन
करने की छूट दे दी जाती है। क्या है? खर्च करने की छूट दे दी जाती है। उपभोक्ताओं को आईटीसी नहीं देती है। एक और बात क्या है? उपभोक्ताओं को आईटीसी इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं, इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं दी जाती है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। समझते हैं इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यह है, इसका एग्जाम्पल ये है। देखिए, कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति है बी। ए का प्राइस है, इसका प्राइस मान लीजिए है 80 रुपया, और इस पर जीएसटी लगा @10%, @10% यानी 8 रुपया। इसका बिल कितना गया? इसका बिल आ गया, टोटल बिल आ गया 88 रुपये। ठीक है। अब ए ने इस चीज को बी को बेच दिया, इसको सेल कर दिया कितने रुपए में? इसका प्राइस रखा 100 रुपया, और इस पर जीएसटी लगाया, इस पर जीएसटी के रेट 10% लगाया, तो हो गया यह 10 रुपये। नहीं, टोटल कितना हो गया? 110 रुपये में। ठीक है, यानी टोटल बिल कितना का था? 88 का था, और 110 में बेचा। तो यहाँ इसने क्या किया? 20 रुपया का, यहाँ जो ए ने बी में कितना का 20 रुपया 20 का क्या किया? वैल्यू एडिशन किया वैल्यू एडिशन किया। कितना का वैल्यू एडिशन हुआ? 20 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। अब 20 रुपये का 10% क्या होगा? 20 रुपया का जीएसटी क्या हो गया? 10% क्या हो गया? 2 हो गया। यानी बी के लिए ग्रॉस लायबिलिटी, बी जो है कितना, इसको कितना मिला? फिर बी इसको सेल किया कंज्यूमर को, कितना किया? यानी सर्व करना 10 रुपये टेस्ट लगाया, टेस्ट 10 हो गया। कंज्यूमर टेस्ट किया, कंज्यूमर 110 रुपये मिला, कंज्यूमर को मिला 110 रुपये में। तो बी के लिए आगे देते हैं, बी के लिए ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी $10 और माइनस आईटीसी कितना था? 8 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? नेट टैक्स लायबिलिटी, यानी रुपया। ठीक है था, वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो यानी एग्जाम्पल में हम लोग क्या समझे कि ये जो है किसी सामान को बेचता है, क्या करता है? ये किसी सामान को
बेचता है और बी खरीदता है। बी बी किसी सामान को क्या किया, बी उसी सामान को खरीदा, तो उस सामान पर पहले से कितना टैक्स लगा था, पहले 10% यानी 8 रुपया टैक्स लगा था, ठीक है। और उसने कितना में खरीदा, 80 रुपया था प्राइस और 100 रुपये में खरीदा था। कितना का वैल्यू एडिशन हुआ, 20 रुपया का वैल्यू एडिशन हुआ। तो सही मायने में बी पर कितना टैक्स बनता है, मात्र 20 रुपया का 10% कितना, मात्र 2% ही टैक्स लायबिलिटी बनता है, यानी 2% ही केवल उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उसने क्या किया, क्या किया, यहाँ उसने क्या किया, 100 रुपये में खरीदा और उस पर 100, जब वो इनकम टैक्स देगा, जब वो टैक्स देने जाएगा, जब जीएसटी रिटर्न, जब जीएसटी उसका जीएसटी रिसिप्ट बनेगा तो ये गणना होगी, तो उसमें क्या करेगा, उसमें जो बी के लिए ग्रॉस टैक्स कितना है, 10% उसको टैक्स देना था, लेकिन 8% उसको पहले ही क्या लग गया है, 8% पहले ही लग गया है, तो उसमें क्या लगेगा, 8 रुपया पहले घटा दिया जाएगा, तो कितना मिलेगा उसको कितना देना होगा, उसको मात्र 2 रुपया देना पड़ेगा। यही क्या होता है, यही होगा आईटीसी, इनकम टैक्स क्रेडिट, यानी वह इनकम टैक्स, यानी जो पहले सामान खरीदा है तो उसी में पहले टैक्स दे दिया है, ठीक है। तो इसको आसान भाषा में क्या समझ सकते हैं, इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए आप किसी क्लास को खरीदें, यानी यहाँ आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो टीचर है, क्या है, एक टीचर है जिसका फी है, एक टीचर है जिसका फी कितना है, 100 रुपया है, और उस पर जीएसटी लगता है @ 18%, क्या है 18%, तो उसका कितना हो गया, 100 का 18%, 18, यानी टोटल कितना हो गया, 118 रुपया, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने यहाँ स्टूडेंट है, 200 रुपया का किया, ये क्या है, ये इनपुट टैक्स है, क्या है, इनपुट टैक्स, यानी जब क्लास करता तो क्या किया, उसको टैक्स न लग गया। तो मानिए 200 का एक स्टूडेंट क्या किया, बैच खरीदा, तो उसका टैक्स कितना लगा, 18% का मतलब 36 टैक्स लगा, यानी 236 रुपया, क्या किया, 36 रुपया। तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितना का हुआ, यहाँ वैल्यू एडिशन कितना का हुआ, 100 रुपया का वैल्यू एडिशन हुआ, कितना का हुआ वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन कितना का हुआ, 100 रुपये का। तो 100 रुपया का 100 रुपया @ 18% कितना होगा, 18 होगा, यानी वैल्यू एडेड टैक्स वेट कितना होगा, 18 रुपया। तो ग्रॉस टैक्स फॉर टीचर, जो टीचर है, टीचर के लिए ग्रॉस टैक्स फॉर टीचर क्या होगा, 36, और जिसमें से आईटीसी कितना घट जाएगा, 18 रुपया घट जाएगा, तो कितना देना होगा, 18 रुपया ही टैक्स देना होगा, यही होगा VAT, यानी जीएसटी जो है उसमें वैल्यू एडेड टैक्स का व्यवस्था है। नेट टैक्स फॉर टीचर, नेक्स्ट क्या है, टीचर के कितना देना होगा, 18% टैक्स देना होगा। आशा करता हूँ कि इस बात आपको क्या होगी, समझ में आई होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।